गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। इस प्रश्नावली में से एक 6 नंबर का सवाल फिक्स आता है, माध्य या माध्यक, माध्य या बहुलक, बहुलक या माध्य। ठीक है, तीनों में से कोई भी जोड़ा आ सकता है, दो साथ आएंगे, माध्यक या बहुलक आ जाएगा, बहुलक या माध्य आ जाएगा, माध्य या माध्यक आ जाएगा। कोई सा भी आ सकता है, दो का जोड़ा 3-3 नंबर के, दो एक साथ 6 नंबर का सवाल। ठीक है, और फिक्स आता ही है 6 नंबर का। अब अपन 17वीं प्रश्नावली करने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ मैंने विविध के 2 सवाल 5 और 6 वो वापस करवा रहा हूँ, क्योंकि जो विविध का 5वां सवाल था उसमें किताब में थोड़ा प्रश्न गलत लिखा हुआ था। इस हिसाब से मैंने प्रश्न तो गलत लिख दिया लेकिन उसका आंसर सही करवाया है। प्रश्न तो मतलब 5 की घात 2 थी, उसके हिसाब से मैंने आंसर करवा दिया था, तो वो आंसर सही है वहां जो करवाया हुआ है, लेकिन वो एक नया सवाल बन गया है। वो क्या बन गया है? एक नया सवाल बन गया है। यहाँ दूसरा सवाल वापस करवा रहा हूँ, जो 5वीं प्रश्नावली का जो सवाल वास्तव में है ना वो करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 5 की घात 2 लिख दिया था, उस हिसाब से वो सवाल नया बन गया। यहाँ एक सवाल और बन गया, तो 2 सवाल हो गए। उस सवाल को उस तरीके से कर लेना। यहाँ दूसरा सवाल और है, वो 5वां सवाल वापस करवा रहा हूँ, और 6ठा सवाल भी वापस देख लेना, दोनों देख लेना। तो विविध का जो प्रश्नावली 2 है ना, पिछली वाली प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 की विविध का 5वां और 6ठा, इसका 5वां और 6ठा सवाल समझा रहा हूँ। ठीक है, 5वां सवाल क्या है एक बार देख लो। वो सवाल जो वहां करवा रखा वो सही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां घात अलग हो गई तो वो सवाल नया बन गया। सवाल है 441 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 था। जो यहाँ 2 लिखा हुआ था, कोई बुक थी उसमें 2 लिखा हुआ था, यहाँ 7 की जगह, तो मैंने उसके हिसाब से आंसर करवा दिया। तो वो सवाल वहां सही है, वो गलत नहीं है, उसको सही कर ले, मैं वो सही है। यहाँ पर इस सवाल के हिसाब से इसका भी आंसर बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, सबसे पहला काम क्या करना है, कट रहे तो काट दो, तो दोनों 7 से कट रहे हैं, तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ 441 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से ये कट जाएगा तो 7 छंग 42, बच गए 2 7 3 21, और यहाँ आ जाएगा 7 9 63, तो ऊपर बच गया 9, नीचे हो गया 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7। ठीक है, वहां 2 था, यहाँ 7 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या होगा, 2 की घात तो 2 है, 5 की घात 7 है, तो 5 घातें कम पड़ रही है, तो पहले 9 है जैसा का जैसा, 2 की घात 2 है जैसा का जैसा, 5 की घात है 7 है जैसा का जैसा। कमी किसकी है? 2 की घात 5 की, तो 2 की घात 5 नीचे गुणा कर दिया, 2 की घात 5 ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, 9 है जैसा का जैसा, 2 की घात 5 हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 2 की घात 5 हो जाएगा 32। ठीक है, और नीचे 10 की घात कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 की घात 7 है, और 2 की घात 2 और 5 कितनी हो गई? 7, तो 2 की घात 7 और 5 की घात 7, 2 पंजे 10, 10 की घात 7। ठीक है, अब 32 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 27, 9 दूनी 13, यानी 288 बट्टा 10 की घात 7, बट्टा 10 की घात 7। नीचे घात 7 है इसलिए 7 संख्या बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। 8 8 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। ये 7 संख्या बाद पॉइंट, ये इसका दशमलव प्रसार है। यहाँ लिखना है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि केवल 2 और 5 तो नहीं है। ये हो गया विविध का 5वां। वो सवाल वहां पे सही है, ये सवाल यहाँ पर सही है, वो एक नया सवाल बन गया। अगला सवाल देखिए, इसका 6ठा सवाल। छठा सवाल और था, यहाँ था 43 बट्टा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। ठीक है, यहाँ क्या करना है? 2 और 5 दोनों है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब करना क्या है? नीचे 2 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, तो 2 की घात 1 कम पड़ रही है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 2 की घात 1 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर 43 है जैसा का जैसा, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 है जैसा का जैसा, और यहाँ
2 की घात 2 ही है तो एक घात कम पड़ी, 2 से नीचे और ऊपर दोनों जगह गुणा कर देंगे। 43 दूना 86 बट्टा ये हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक है, 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 6 8 0 यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। ये हो गया इसका 10। ओ प्रसाद, इस सवाल को भी मिला ले सही है या नहीं है, क्योंकि वहां 48 लिखा हुआ था उस हिसाब से 96 लिख दिया था। ठीक है, ये सवाल भी सही कर ले। दोनों सवाल वहां पर उस जगह सही है, यहाँ इस जगह सही है, इन दोनों सवालों को सही कर ले। अब अपन अध्याय 17 करते हैं। नोट डाउन हो गया, अब क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, अब अध्याय है 17। अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 2 चीजें आती हैं, एक तो गणितीय और एक आती है स्थिति संबंधी। एक आती है गणितीय और एक आती है स्थिति संबंधी। कि कोई भी मतलब चर है, ठीक है, उन चरों का एक तो निकाल सकते हैं अपन समांतर माध्य, दूसरा आता है गुणोत्तर माध्य, तीसरा आता है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य, पहला है गुणोत्तर माध्य, दूसरा है समांतर, पहला है समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य, और उधर आ जाएगा माध्यक और बहुलक। स्थिति संबंधी में कौन सा आ जाएगा, माध्यक और बहुलक। अब अपने को करना क्या है, देखो आपकी जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर केवल समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक है। 10th क्लास में क्या है, समांतर माध्य। इधर स्थिति संबंध में क्या आ जाएगा, माध्यक, और दूसरा क्या आ जाएगा, बहुलक। अब सब बता दिया जाएगा, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है। ठीक है, अपने 10th क्लास के सिलेबस में है समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, तो अपन इन 3 चीजों को पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें आपके 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर है, वहां जाएंगे आगे पढ़ेंगे तब आएगी। अभी अपने को समांतर माध्य, माध्यक या बहुलक, ये 3 चीजें हैं। समांतर माध्य को अपन औसत भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, औसत। ठीक है, ये चीजें हैं, ये आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बेसिक चीज है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता कौन है। तो गणितीय संबंधी केंद्रीय माप आते हैं और एक स्थिति संबंधी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आते हैं। ठीक है, अब इसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, उसमें माध्यक और बहुलक। ये समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होगी, कि मतलब वर्गीकृत सारणी क्या होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, ये सारी चीजें समझाना जरूरी है। तो सबसे अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आंकड़े लेते हैं। क्या लेते हैं, आंकड़े। आंकड़े क्या होता है भाई, कोई भी गणितीय तथ्य है। जैसे मैं कहूं, जैसे आपकी कक्षा 10 है, कक्षा 10 में जितने भी छात्र हैं उन छात्रों का नाम, उन छात्रों का रिजल्ट, उन छात्रों की आयु, उन छात्रों का एड्रेस, उनके घर वालों के मोबाइल नंबर, सबको अगर मैं कहीं पर एक सारणी या फिर कोई एक पेपर में या कोई एक पुस्तक में अंकित कर लूं, तो वो सारी चीजें गणितीय तथ्य क्या कहलाएंगे, आंकड़े कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो आंकड़े। जितने भी गणितीय संख्या हैं उन सबको एकत्रित करके एक जगह शामिल करना और सही तरीके से शामिल करना क्या कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। ठीक है, अब आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़े क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े जो व्यक्ति स्वयं एकत्रित करता है, स्वयं एकत्रित करता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े। जैसे स्वयं एकत्रित करने का मतलब है, जैसे अभी आप सबको ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट करवा रखी, तो आप सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप सबके नाम लिखूंगा पहले। ठीक है, फिर एक तरफ मैं क्या करूंगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक तरफ जो नहीं पढ़ रहे हैं, और एक तरफ कितने समय पढ़ रहे हैं, उन तीनों का एक कॉलम बनाऊंगा। और फिर मैं सबके घर जाकर सर्वे करूंगा कि ये बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो मैं खुद जाकर स्वयं एकत्रित कर रहा हूँ
उन आंकड़ों को, तो वो कौन से आंकड़े कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, तो द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े जो पहले से एकत्रित किए हुए हो, एकत्रित किए हुए हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं साकेत स्कूल के अंदर कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है ये जानना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां का रजिस्टर देखूंगा। ठीक है, तो वहां पर जो बच्चे थे उन सबका जो भी डाटा था वो पहले से एकत्रित किया हुआ था, तो मैंने उसको सीधा जाके देख लिया, वो पहले से एकत्रित करे हुए हैं, इसलिए उनको कैसा कह दिया? द्वितीयक आंकड़े। तो इसके उदाहरण लिख सकते हैं, रजिस्टर में छात्रों की डिटेल, रजिस्टर में छात्रों की डिटेल। और प्राथमिक आंकड़े अपन कह सकते हैं जैसे कोविड-19 के केस की संख्या। सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं, शिक्षक जाते हैं, घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आपका मतलब खांसी है, जुकाम है कि नहीं, तो वो केस की संख्या बना रहे, खुद बना रहे हैं, तो वो कौन से आंकड़े हो गए? प्राथमिक आंकड़े। और जो पहले से छात्रों की संख्या देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। ऐसे ही आप एक दो एग्जाम्पल मेरे को कमेंट करके बताएं, जो भी एग्जाम्पल आपको लगता है वो कमेंट करें और बताएं, मैं चेक करूँगा। ठीक है, ये आगे प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब अपने को करना क्या है? ये आंकड़ों का उपयोग करना। हाँ, ये आंकड़े हो गए। अब हमें क्या करना है? अब अपने को थोड़ी आगे की बात करें। अब अपने को क्या करना? आंकड़ों के प्रकार देखना है। आंकड़ों के पहला आता है खंडित आंकड़े। फिर आता है अखंडित आंकड़े। खंडित आंकड़ों का अर्थ है कि जो आंकड़े टूटे हुए हो, इस तरीके हैं, कोई मतलब एक मतलब खंड नहीं बना रखा है। ठीक है, तो खंडित आंकड़े जैसे लगा सकता हूँ 2, 5, 7, जैसे कक्षा में जो भी है बच्चों के नंबर आए हैं 2, 5, 7, 9, 10, 6, 4, 3, ये कौन सा आंकड़े होगा? खंडित आंकड़े। फिर आएगा अखंडित आंकड़े। तो अखंडित आंकड़े क्या आएगा? लगातार आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 नंबर लाने वाले को लिख देंगे अंक और फिर लिख देंगे बारंबार। अखंडित आंकड़ों को अपन बारंबार सारणी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बारंबार सारणी में। जैसे 0 अंक, जो 0 अंक है वो कितनी बार आ रहा है वो लिखा होगा यहाँ। 0 अंक जैसे एक कक्षा में 5 बच्चों के 0 आ रहा है, तो 0 अंक कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो इसकी बारंबार में कितनी होगी? 5। 1 मान लो 3 बार आ रहा है, 2 4 बार आ रहा है, 3 6 बार आ रहा है, 4 7 बार आ रहा है, 5 0 बार ही आ रहा है, किसके आ नहीं रहा है, तो 0 बार लिख दिया। 6 8 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, 8 1 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है, 10 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये सारणी बनाती है। तो ये अखंडित आंकड़े हो गए, यहाँ टूटे हुए नहीं है, इसलिए लगातार लिखने में जरूरत है बातें करा नगद। ठीक है, और यहाँ बारंबार का सारणी भी कह सकते हैं इसको। यहाँ बारंबार का लिख रखे, इनके सामने बारंबार का आएंगे। ठीक है, तो खंडित आंकड़े टूटे हुए हैं वो अखंडित आंकड़े हैं। ठीक है, अब खंडित आंकड़े तक नहीं होते हैं, इसका कोई पता नहीं होता है। अखंडित आंकड़ों में बारंबार का सारणी है, तो बारंबार का सारणी 2 प्रकार की होती है, वो देख लेते हैं। अब आती है बारंबार का सारणी।
बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी में दो प्रकार की होती है। पहली आती है वर्गीकृत और दूसरी आती है अवर्गीकृत। वर्गीकृत यानी जिसमें वर्ग बने हैं, वर्ग बने हैं, और जिसमें वर्ग ना बने, वर्ग नहीं बने हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ वर्ग अंतराल आएगा, क्या आएगा? वर्ग अंतराल, और इधर आएगी बारंबारता। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, 0 से 10 के बीच में जैसे 9 बार आ रहा है, 10 से 20 के बीच में 5 आ रहा है। ये सब बच्चे क्या होता है, आंकड़े ज़्यादा रहते हैं ना, तब ऐसे वर्गीकृत सारणी बनाई जाती है। जब आंकड़े छोटे ही हो, जैसे 10 बच्चों के नंबर लिखना तब तो ये, लेकिन पूरे राजस्थान के बच्चों के लिखना तो फिर वर्गीकृत सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, 0 से 10 कितना होता है? 9। कुछ भी मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे यहाँ 7 आ गई, या 5 आ गई, या 2 आ गई, या 9 आ गई, जो भी है। ये एक एग्जाम्पल है, जब सवाल आएगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसा है क्या। 0 से 10 के अंदर 9 बच्चों के आ रहे हैं, 10 से 20 तक के नंबर 5 बच्चों के आ रहे हैं, 20 से 30 तक के नंबर 7 बच्चों के आ रहे हैं, 30 से 40 के 5 बच्चों के आ रहे हैं, 40 से 50 तक के नंबर 2 बच्चों के आ रहे हैं, 50 से 60 तक के नंबर 9 बच्चों के। ये बन गई वर्गीकृत बारंबारता सारणी। ये वर्ग अंतराल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। इसमें जो ये पहले वाला भाग होता है ना, इसको कहते हैं निम्न सीमा। निम्न सीमा या लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर यानी निम्न, लिमिट यानी सीमा। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा, इसको कहते हैं हायर लिमिट। HIGHR हायर, LIMIT हायर लिमिट। ठीक है, ये सारी निम्न सीमाएं हैं और ये सारी क्या है? उच्च सीमाएं। ये जितनी भी है ये सब निम्न सीमाएं और ये सब क्या है? उच्च सीमाएं। ठीक है, इन सबको उधर वाले को उच्च सीमा, इन सबको कहते हैं निम्न सीमा। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं हायर लिमिट। ठीक है, ये हो गए वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और एक चीज और, यहाँ एक चीज आती है वर्गांतर। वर्गांतर या वर्ग अंतर, जिसे हम ये भी कह सकते हैं वर्गांतर, वर्गांतर या वर्ग अंतर। वो कैसा आएगा? उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये भी बात चल रही है वर्गीकृत सारणी में। तो उच्च सीमा कितनी है इसकी? 20, और निम्न सीमा कितनी है? 10। और 20 में से 10 घटाएंगे तो इसे अपन वर्गांतर को I भी कह सकते हैं, H भी कह सकते हैं। ठीक है, 20 में से 10 गए कितना हो गया? 10। ये इसका वर्गांतर है, क्योंकि सबका आंसर कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा है। ये सारी बारंबारता कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी, आवर्ती भी कहते हैं जिसको, आवर्ती यानी बार बार। ये था वर्गीकृत बारंबारता सारणी का। अब आते हैं अपन अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में। इधर वाले को क्लियर कर रहा हूँ। और यहाँ नीचे आती है एक चीज, इन सबका योग आता है। चलो वापस आएंगे। अब आती है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में क्या होता है? उसमें वर्ग नहीं बना होता है, वर्ग अंतर नहीं बना होता, सीधा लिखा होता है जैसे छात्रों की संख्या, या फिर लिख देते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक, प्राप्तांक इधर आएगा छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। ठीक है, तो प्राप्तांक 0, 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ तक जाएगा। ठीक है,
बीच में और भी आ सकते हैं, लेकिन सीधा ले लीजिए 0, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, सातों संख्या हो जाएगी जैसे 2, 7, 5, 9, 8, 4, ये हो गया। ठीक है, ये आ गई है वर्गीकृत बारंबार सारणी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ग नहीं बना, वहाँ बना हुआ था एक वर्ग कि 0 से 10 का वर्ग, 10 से 20 का वर्ग, 20 से 30 का वर्ग, 30 से 40 का वर्ग, 40 से 50 का वर्ग। ठीक है, यहाँ वर्ग नहीं है इसलिए अवर्गीकृत होगी, वहाँ वर्ग बने होते हैं इसलिए वर्गीकृत, यहाँ वर्ग नहीं है इसलिए अवर्ग। यहाँ इन सबको जोड़ देंगे, 7 9 उसमें भी जोड़ सकते हैं, वहाँ बताया नहीं था, यहाँ पर 7 और 2 9 5 14 14 23 23 8 31 4 35। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं योग। योग यानी इसको लिख सकते हैं, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा, सीमा नहीं सिग्मा। योग सिग्मा बराबर सिग्मा एफ बराबर, ये बारंबारता है एफ, क्योंकि संख्या कितने 2 छात्र 3 छात्र 4 छात्र, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा इन सब का योग। कितना आया था 9 5 14 23 8 31 4 35। सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा 35। यह है बस वर्गीकृत सारणी। क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब देखो वर्गीकृत सारणी भी 2 प्रकार की होती है। वर्गीकृत सारणी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है संतत, संतत यानी लगातार, और दूसरी होती है असंतत जो लगातार है। ठीक है, संतत में जैसे यहाँ लिख दिया वर्गमूला, और यहाँ है बारंबारता एफ, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 0 निम्न सीमा, 5 निम्न सीमा, 10 निम्न सीमा, 15 निम्न सीमा। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा 0, द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा 5, तीसरे वर्ग की निम्न सीमा 10, चौथे वर्ग की निम्न सीमा 15। प्रथम वर्ग की उच्च सीमा 5, द्वितीय वर्ग की उच्च सीमा 10, तृतीय वर्ग की उच्च सीमा 15, चतुर्थ वर्ग की उच्च सीमा 20। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे बारंबारता को, उसको लिख देंगे सिग्मा एफ बराबर 2 3 5 7 12 और 4 16। ठीक है, तो सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 16। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ ये यहाँ देखो 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ। अब 5 ले लें किसमें, इसमें लेना है इसमें लेना, तो 5 हमेशा ध्यान रखें निम्न सीमा में लेना है। जैसे मैं कहूँ कि किसी के 5 नंबर आए हैं तो वो किस में गिना जाएगा, वो इसमें गिना जाएगा, वो इसमें नहीं गिना जाएगा। यहाँ तो केवल 0 के ध्यान रख आएगा, 0 1 2 3 4 नंबर वाले यहाँ आएंगे, 5 नंबर वाला यहाँ नहीं यहाँ आएगा, 10 नंबर वाला यहाँ नहीं यहाँ आएगा, 15 नंबर वाला यहाँ नहीं यहाँ आएगा। अगर मान लो यहाँ पे भी गिन दिया यहाँ पे भी गिन दिया, वो तो 2 बार हो गए, तो यहाँ नहीं गिनना है, निम्न सीमा वाले में गिनना है। तो 15 जिसके नंबर होगा वो इसमें आएगा, 10 जिसके नंबर होगी वो इसमें आएगा, ना कि इसमें आएगा। सही बस 5 नंबर को इसमें आएगा, ना कि इसमें आएगा। ठीक है, तो हमेशा निम्न सीमा वाले में गिनना है। हाँ, ये निम्न सीमा हो गई, उससे हो गई, ये बार-बार करने से प्रयोग आ गया। ये है संतत सारणी, क्योंकि यहाँ 5 है तो ये भी 5 आ रहा है, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ 15 तो यहाँ पे 15, यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी आगे 20 आएगा। फिर आती है असंतत सारणी। वर्गमूल, और यहाँ आ जाएगा बारंबारता एफ, जैसे लिख दिए हैं 0 से 3, फिर आ जाएगा 4 से 7, फिर आएगा 8 से 11, फिर आएगा 12 से 15, 2 5 7। ठीक है, तो यहाँ देखो लगा, कहने का मतलब जो यहाँ है वो यहाँ आएगा तो संतत हो गया। जैसे 10 है तो 10 का 10 यहाँ, 15 15 यहाँ, एक दिशा आना चाहिए। और यहाँ देखो फिर 4 होगा, 4 फिर 7 में तो 8 आ रहा है, तो यहाँ 4 होगा और 4 होगा तो संतत हो जाएगा, और 4 4 नहीं तो ये क्या हो गया असंतत हो गया। ठीक है, कारण क्या देखो 0 से 3 ले लिया यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ 3 से 7 लेते तो ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या करा 0 से 3 ले लिया, फिर 4 से 7 ले लिया, बीच में टूट गया, इसलिए इसको कहते हैं असंतत, टूटा हुआ है। और यहाँ लगातार आ रहा है इसलिए संतत हो गया। कंटिन्यू वापस वहीं से स्टार्ट, तो ये संतत और ये असंतत।
ठीक है। अब इस असतत को सतत में बदलना है। क्या करना है? असतत को सतत में बदलना है। तो सीधा तरीका सिखा रहा हूँ। असतत को सतत में बदलने के लिए निम्न सीमा में से, यहाँ एक तो पहले 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बात बता। निम्न सीमा में से, निम्न सीमा में से आधा घटाना है और उच्च सीमा में आधा जोड़ना है। यानी जो कम है उसको और कम करना है और जो ज़्यादा है उसको और ज़्यादा करना है। तो 4 से आधा कम करा तो ये कितना हो गया? 3.5। और 7 में आधा जोड़ा तो 7.5। वो आधा आया कैसे बता देता हूँ। आधा ही क्यों करा? देखो 7 और 8 का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो उस 1 का आधा करना है। उस 1 का आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के अंतर का आधा ही जोड़ना है और आधा ही क्या करना है? घटाना है। इन दोनों के अंतर का आधा ही जोड़ना है और आधा ही घटाना है, ठीक है। 3.5। फिर निम्न सीमा में आधा घटाया तो 7.5 और 11 में आधा जोड़ा तो 11.5। 12 में से आधा घटाया तो 11.5 और यहाँ जोड़ेंगे तो 15.5। तो देखो अब आ रहा है 7.5, 11.5। तो ये बन गई 70-60, ठीक है। इसको इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। ये आपका हो गया वैसे कंसेप्ट क्लियर। अब अपन चलते समांतर माध्य या औसत। अब आता है समांतर माध्य या औसत। आज अपन केवल समांतर माध्य या औसत ही पढ़ेंगे। समांतर माध्य या औसत, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं x बार। इसका सूत्र होता है x बार बराबर, इसका माध्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माध्य। सीधा सूत्र है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये सूत्र लगेगा जब आंकड़े क्या दे रखे हो? खुले दे रखे हो, यानी खंडित आंकड़े दे रखे हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 8। तब इसको लगता है। इसको और ये भी लिखा जा सकता है कि जो जितने भी सारे चर हैं उनका योग, तो सिग्मा x, जो भी सारे चर हैं उनको x गिन लिया, उनका योग और उनकी संख्या उसको n मान लिया। तो सिग्मा x बटा n दोनों चीजें हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सिग्मा x बटा सिग्मा n, इसको लिखा लिया सिग्मा x बटा n। और एक हो सकता है प्रेक्षणों, प्रेक्षण यानी वही जो अपने पास प्रेक्षण आए, परिणाम आए, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है औसत। अब औसत काम में क्या आता है? देखो मैं समझाता हूँ। आपकी कक्षा है, ठीक है, उसमें सभी बच्चों का मैंने टेस्ट लिया, ठीक है। तो अब बाहर से कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला है और उसने पूछा कि भाई आपकी कक्षा के छात्रों का गणित का जो है मतलब वो प्रगति किस प्रकार की है, यानी उन्होंने गणित कितनी सीखी है, वो किस आधार पर चेक करेंगे। तो एक तो अब मैं सारे बच्चों को खड़ा करके एक नंबर पहुँचाऊँ कि सब देखो इसके 10 आए, इसके 5 आए, इसके 7 आए, इसके, तो उस व्यक्ति का टाइम कितना खराब हुआ? बहुत ज़्यादा खराब हुआ। तो उस समय की बचत करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सबका एक लीडर चुनेंगे कि लगभग एवरेज निकालेंगे कि लगभग सबको इतना इतना, लगभग फिक्स वो नहीं है, लगभग लेंगे। वो लगभग आएगा कैसे? मैं क्या करूँगा, सारे बच्चों के जो भी नंबर होंगे ना, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, उन सभी नंबरों को क्या कर दूँगा? जोड़ दूँगा। और उन नंबरों को जोड़ करके सारे बच्चों की संख्या है उसका क्या कर दूँगा? भाग दे दूँगा। तो वो जो सारे नंबर है वो बराबर सब में बढ़ जाएंगे। तो यानी लगभग हर व्यक्ति के जो नंबर आए हैं वो मेरे पास आ जाएगा और मैं उस व्यक्ति को बता दूँगा कि इस क्लास में हर बच्चे के लगभग 5-7 नंबर आए हैं। आगे बात। अब इसका अपन एक सवाल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रश्नावली के सवाल करें, जहाँ तक आ सकते हैं वहाँ करें, इसके आगे रखना, ठीक है। तो इसका एक सवाल कर लेता हूँ। एक 17.1 का पहला सवाल, यदि कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्रावधान, तो छात्र कितने हैं? 10। तो छात्रों की संख्या, पहला सवाल है प्रश्नावली 17.1 का, ठीक है। छात्रों की
संख्या, छात्रों की संख्या एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर कितनी है 10 है। ठीक है, और उनके प्राप्तांक दे रखे हैं तो प्राप्तांक में लिख नहीं रहा हूँ, सीधा लिखूंगा मैं प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग, क्योंकि मुझे क्या चाहिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद देखो पहले जोड़ के लिख देते हैं 52 प्लस 75, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 70, ठीक है, प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65, ठीक है, प्लस 30 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे 2 और 8 10 5 15 5 20 20 और 3 23, 0 0 रहेगा, 23 हमारे 28 30, 30 का 0 असल का 3, 3 और 5 8 8 4 12 12 3 15 15 6 21 4 25 4 29 7 36 4 40 7 47 5 52, तो ये आ गया 520। इन सब को जोड़ा कितना है 520। ठीक है, तो मेरे पास राशियों का योग आ गया है सिग्मा x बराबर कितना है 520। अब मुझे क्या निकालना है माध्य या औसत x बार बराबर सिग्मा x बटा n, सिग्मा x राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग है 520, राशियों की संख्या नहीं 10, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 52। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ये हो गया इन सभी अंकों का माध्य या औसत बराबर कितना है 52, यानी लगभग हर छात्र के नंबर कितना आए हैं 52 आए हैं, लगभग बोला है, फिक्स नहीं बोला है कि लगभग हर छात्र के कितने नंबर आए हैं 52। अब आप एक चीज़ ध्यान दें, इसके आगे के जो सवाल है वो आप करें, कमेंट करें जो सवाल नहीं आता है, अगली वीडियो में इसके आगे के सवाल करवाऊँगा और यहाँ तक प्रैक्टिस करें। 6 नंबर का सवाल इस प्रश्नावली में से आएगा और बड़ी प्रश्नावली इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, जो सवाल नहीं आए कमेंट में डालें, पर्सनली सेंड करें, मैं आपको आंसर सेंड कर दूँगा या फिर चेक कर लूँगा। उसके बाद अगली वीडियो में बताऊँगा, आंसर भी बताऊँगा कि देखिए आपने कहीं गलती तो नहीं की, लेकिन मैं सारे आंसर चेक कराऊँगा। एक नोटिस है आपके लिए कि 9th क्लास की क्लासें भी आज या कल से यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, तो अपने आसपास के जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं और जो अपने स्कूल के 9th क्लास के बच्चे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि साकेत स्कूल विशांगम चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट के अंदर या चैनल के ऊपर इस 9th क्लास की वीडियो डाली हुई होगी, वो 9th क्लास की वीडियो देखें और नए कोर्स पर आधारित वीडियो होगी, पुराना कोर्स नहीं, नया कोर्स जो आया है उसके आधार पर जो वीडियो डाली है वो कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा, आज या कल में ये वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, आसपास के जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास के उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।